नमस्कार नमस्कार। सर, आज हमारा सौभाग्य है कि हम आपके साथ कुछ ज्योतिष के सूत्र जानने के लिए आपके सामने हैं। और वैसे तो जनरली काफी आपके साथ चर्चा रहती है और आप हमें अलग अलग तरीके से जो बेसिक ज्योतिष है उसके बारे में बताते रहते हैं। लेकिन जो आज का हमारा विषय है जिस पर हम बात करने वाले हैं वो है विवाह को लेकर, क्योंकि जैसा कि हमें आपके बारे में जानकारी है, भारतीय विद्या भवन में आपके साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। मेरे साथ तरुण जी हैं और धर्मनारायण शर्मा जी हैं। तो हम आपके ही स्टूडेंट हैं, काफी आचार्य भी आपके, अलंकार भी आपके, हम आपके हाथ से ही निकले हैं। तो जो बेसिक जानकारी है वो मैं बाकी लोगों के साथ भी साझा कर देता हूँ, जो आपने हमें समय समय पर बताया है अपने बारे में। एक तो करीब 30 वर्ष का अनुभव आपको ज्योतिष में हुआ है। 1992 में आपने ज्योतिष का एक इंटरेस्ट दिखाया था अपना, और उसके बाद आपने एडमिशन लिया भारतीय विद्या भवन में 1993 में। और राव साहब ने आपका इंटरव्यू लिया और उसके बाद वो दिन और आज का दिन है, कभी पीछे मुड़ के आपने देखा नहीं। तो काफी बड़े रिसर्च भी आपने कराए हैं जिसमें काफी जो स्टूडेंट है उनको लाभ भी मिला है और बाकी लोगों को भी फायदा मिला। तो एक तो ये है, दूसरा आप जो एस्ट्रोलॉजिकल जर्नल हर महीने निकाल रहे हैं उसमें भी काफी लोगों को खाली ज्योतिष के आधार पर नहीं, जो लोग ज्योतिष नहीं जानते उनको भी इसमें काफी फायदा होता है प्रिडिक्शंस को लेकर, और रिसर्च जो पेपर आप छपवा रहे हैं। तो सर, एक तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा, थोड़ा सा अपने बारे में भी बताइए। और राव साहब के साथ आपने काफी समय लगाया है, तो उसमें उनके कुछ सूत्र भी जो है विवाह को लेकर उन्होंने शेयर किए होंगे, बेसिक सूत्र भी, वो भी आप हमें बताइएगा। जरूर। सर, एक सूत्र सिंहस्थ जुपिटर का भी बताइएगा सर, वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है, जुपिटर इन लियो का जो बुक भी है राव सर की, बहुत इंटरेस्टिंग, उसके ऊपर थोड़ा सा उस पर भी लाइट डालिएगा सर। वो एक बहुत लोग जानना चाहेंगे उस चीज के बारे में भी। जरूर जरूर। देखिए 1995 में मैंने राव साहब की क्लास ज्वाइन करी। उस समय एक ही रिसर्च क्लास होती थी, वो केवल राव साहब लेते थे। तो राव साहब की रिसर्च क्लास में हम करीब 20-25 लोग थे और राव साहब ने काफी कुछ हमको दिया उस समय। और उसके बाद हम राव साहब के घर चले जाते थे, 4-4, 5-5 घंटे उनके साथ बैठते थे 1995-97 में। फिर मार्च 1997 को राव साहब ने अनाउंस किया कि हम जर्नल ऑफ एस्ट्रोलॉजी निकालेंगे। तो फिर तो हमारा बैठना उनके घर 6-6, 8-8 घंटे होने लगा। और मुझे कहा गया कि आप पढ़ाइए भी, तो मैंने पढ़ाना शुरू किया 97 से। और मैंने शुरू में ही, मतलब 98 से मैं मैरिज एंड चिल्ड्रन जो क्लास होती थी वो लिया करता था। तो इतना कुछ मैंने वहां पे सीखा। फिर राव साहब से पूछा तो काफी सूत्र उन्होंने दिए मुझे। और 2008 में उन्होंने कहा कि आप इस पे पुस्तक लिखिए। तो मैंने पुस्तक लिखी और वो काफी राव साहब ने अप्रिशिएट करी थी, उसका फॉरवर्ड उन्होंने लिखा था। तो उसमें 1 साल में सारी कॉपियां बिक गई। फिर उसके बाद बोला कि सेकेंड एडिशन लिखो। जब मैं सेकेंड एडिशन लिखने लगा तो मुझे लगा कि ये इतना कुछ और बदल गया है, तो इसको तो पूरा बदलना पड़ेगा पुस्तक को। तो वो जब का देना आज का दिन है, वही कोशिश में लगे हुए हैं, अभी दूसरा सेकेंड एडिशन निकालेंगे। तो अब जैसे आपको सबको पता ही है कि विवाह जो है काफी एक, हम बोलते हैं, सेंट्रल थीम है जीवन का। तो जीवन का आधार है। और उसके लिए चाहे पराशर ऋषि के समय से या अभी भी 12 में से 6 घर जो हैं वो विवाह को दिए जाते हैं। और ये पाया है कि केवल सप्तम भाव से ही आप विवाह प्रिडिक्ट नहीं करना चाहिए, उसमें भविष्यवाणी नहीं देनी चाहिए। आपको सारे भाव देखने चाहिए, 1, 2, 4, 7, 8, 12। तो तभी, क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी है कि अगर 12वां भाव पीड़ित है छैया सुख का, तो विवाह में परेशानी होगी। चौथा भाव पीड़ित है तो परेशानी होगी। तो सबसे पहला चीज है कि आपको एक भाव पे निर्भर नहीं रहना है, सारे भाव देखने हैं। एक सबसे पहले हम एक बेसिक प्रॉमिस जो विवाह का है वो निकालना चाहिए। वो बहुत तरीके से निकलता है। एक तो जैसे एक फलदीपिका का पहला श्लोक है, पहला ही सूत्र है। अगर आप फलदीपिका का 7वें भाव का अध्याय खोलें, कि अगर पंचम और सप्तम चंद्रमा से और लगन से बली हैं तो विवाह सुखी रहेगा। अगर ये पीड़ित है, पाप ग्रह है, तो विवाह में परेशानी होगी।
ये मैंने देखा है कि सबसे पहले ये नियम लगा के देख लीजिए विवाह का क्या पोटेंशियल है, अच्छा होगा या खराब होगा, ये बहुत चलता है। अधिकतर आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं पंचम भाव में या पंचमेश में कुछ ना कुछ समस्या है, सप्तम भाव या सप्तमेश में कुछ ना कुछ समस्या है। पूरी एक परफेक्शन, बिल्कुल सही माने में पूरे पाप शुभ ग्रहों से जुड़ा हुआ ये भाव दोनों चंद्रमा से और लगन से नहीं मिलेंगे। दूसरी चीज जो मैंने पाई है कि चंद्रमा से सप्तम देखने से ज्यादा अच्छी तरह से दिखाई देता है। तो एक ये नियम भी याद में करना है जब आप बेसिक प्रॉमिस कि विवाह कैसा रहेगा वो निकालने जाना है। तीसरी चीज जो आप आइए कि शुक्र की क्या स्थिति है। कुछ हमारे पंडित हैं जो विवाह पे बहुत पुस्तकें भी लिखी हैं, वो केवल शुक्र को देख के लगन कुंडली में और नवांश कुंडली में देख के ही भविष्यवाणी कर देते हैं कि आपका विवाह कैसा रहेगा। अक्सर ये देखा गया है कि जहां पे विवाह में परेशानी हुई है, परेशानी हमको उसको मानेंगे, तनाव तो होता रहता है, परेशानी वो बोलेंगे जहां पे विवाह टूट गया है, डिवोर्स हो गया है, सेपरेशन हो गया है, मृत्यु हो गई है, इस तरह में तो वहां पे शुक्र बहुत पीड़ित पाया गया है। तो शुक्र का भी देखना बहुत जरूरी है। और एक और मैंने जो ऑब्जर्व करी है अपने 30 साल में कि उपपद में, अगर आप उपपद देखिए, उपपद में बृहद पराशर होरा शास्त्र में एक पूरा अध्याय है और हम अक्सर उपपद को नहीं देखते, ध्यान देते हैं। उपपद से बहुत कुछ मिल जाता है। तो इन 4 चीजों से हम एक बेसिक प्रॉमिस निकालें। उसका दशाएं तो 100 दशाएं हैं, 50 पराशरी की, 50 जैमिनी की, और कम से कम 5-6 दशाओं का प्रयोग करिए। अगर हर एक दशा एक ही कहानी आपको एक ही दिशा में ले जा रही है तो यानी कि आपका जो भविष्यवाणी ठीक होगी। मान लीजिए आपने योगिनी करी, चर दशा करी, विंशोत्री चर तो हमेशा करिए, उसके अलावा 2-3 आप जैमिनी और पराशरी दशाओं का प्रयोग करिए, तो उससे भी भविष्यवाणी सटीक आएगी। और आखिर में गोचर, अब कुछ लोग हैं मैंने देखा केवल गोचर से ही बताते हैं। केतु का जो गोचर है, केतु का जो स्वामी है वहां से गिनना शुरू करते हैं और वो जब सप्तम और लगन में आता है तो वो विवाह का समय आ जाता है। या बृहस्पति नवांश के सप्तम में गोचर में आता है तो विवाह के लिए भविष्यवाणी देते हैं। तो शनि और बृहस्पति का गोचर, शनि काल है और बृहस्पति की कृपा से कोई विवाह, संतान वगैरह कुछ नहीं हो सकती, दोनों की कृपा चाहिए। तो ये दोनों गोचर का भी बहुत महत्व है। ठीक है सर, मतलब ये करीब करीब जो हम पूछना चाहते हैं, एक सफल विवाह के पैरामीटर करीब करीब आपने बता दिए हैं। तो इसमें सर मैं एक चीज और यहाँ पूछना चाहूंगा आपसे कि बहुत सारी जगह पर ऐसा देखा जाता है कि केवल गण मिलान पर ही विवाह टिका हुआ है, कि जो पंडित हैं या जो ट्रेडिशनल रूढ़िवादिता है या ट्रेडिशनल जो गांव से बिलोंग करने वाले लोग हैं, वो केवल गण मिलान पर ही विवाह पूरा मान लेते हैं। सपोज मैं कहूँ कि 18 से अगर कम है तो कहते हैं विवाह खराब रहेगा, अगर 18 से ऊपर है तो विवाह ठीक रहेगा। सर इसमें भी मैं आपका एक नजरिया चाहूंगा कि खाली गण मिलान पर विवाह कितना सफल माना जाएगा। देखिए ये मैंने भी देखा है, जीवनसाथी.com, शादी.com, ये सारे वेबसाइट्स हैं और ये सब आपको देते हैं, गन मिलान से देते हैं कि ये आपका सूटेबल ब्राइड है या सूटेबल ब्राइडग्रूम है और इनके इतने गन मिल रहे हैं। और उसमें क्या है कि लोगों का दिमाग में ये बैठ जाता है कि ये मैच हमारे लिए सूटेबल नहीं है, ये हमारे लिए सूटेबल है। पर देखिए जब तक आप पूरा कुंडली ना देखें, गन मिलान जो है उस पे हम विश्वास जब कर सकते हैं जब हम एक रिसर्च द्वारा स्थापित करें, जो कि हमारे गुरु राव साहब ने कोशिश करी थी। 2007-8 में किताब भी निकाली थी, एक पूरा कलेक्टिव रिसर्च हुआ था। उसमें सारे के सारे कलेक्टिव रिसर्च आपको पता ही है जो राव साहब का होता है, करीब 40-50 रिसर्च क्लास में लोग सब 10-10 कुंडलियां लाके, जो ऐसा रिसर्च और कहीं नहीं होता है। तो उन्होंने रिसर्च करके ये स्थापित किया कि गन मिलान का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि जिनका गन बहुत कम थे, जैसे हमारे यहाँ NN शर्मा थे, उनके 11 गुण मिल रहे थे, उनकी शादी बताते हैं
70-60 साल तक चली अच्छी खासी, जिनके गुण अशकुट मिलान में बहुत अधिक हैं, उनका विवाह चला नहीं। तो इस तरह के भी हमारे पास काफी कुछ एग्जाम्पल आए हैं। और जैसे आपको पता होगा, दक्षिण भारत में तो गन मिलान को मानते ही नहीं है, पूरे जी विश्व सर। भर में मानते नहीं है। हाँ। तो गन मिलान में अगर आप देखें तो नक्षत्र का खाली चंद्रमा का मिलान होता है। तो हम कह सकते हैं मानसिकता का मिलान कुछ हद तक होता होगा, तो उसको भी हम स्थापित नहीं कर सकते। भी आपको कैसे पता है कि घर में मानसिकता मिल रही है नहीं मिल रही है, उसका रिसर्च कैसे होगा? नहीं होगा जब तक कोई घटना नहीं घटती है, कोई डिवोर्स नहीं होता है, सेपरेशन होता है, उनके गन कितने मिले, वही हम देखते हैं। हम ये नहीं देखते हैं कि घर में मानसिकता मिल रही है कि नहीं। तो गन मिलान को एक एस्टेब्लिश करना कि ये बिल्कुल ठीक तरीका है एक जजमेंट का, एनालिसिस का, कि दोनों का मैच हो रहा है कि नहीं, ये गलत है। तो इसमें आप अब सोच सकते हैं कि कितने लड़कियों और लड़कों के विवाह जो संभवतः हो जाने चाहिए थे, वो खाली गन मिलान को लेकर रुक गए या उनके दिमाग में ये चीज बैठ गई। बिल्कुल ठीक ये है ये सर। ये बिल्कुल ठीक है सर। सर हमारे साथ धर्म नारायण शर्मा जी हैं, और वो भी काफी अच्छा अनुभव रखते हैं ज्योतिष में, व्यवहारिक ज्योतिष में। तो उनकी तरफ से भी कुछ जानकारी वो चाहते हैं सेशन के दौरान। तो मैं शर्मा जी से निवेदन करूंगा, शर्मा जी आप भी अपना कुछ जानकारी लेना चाहें। थैंक यू राजदीप, थैंक यू वेरी मच सर। सबसे पहले सादर प्रणाम, आपके चरणों में नमन। और राजदीप आपको नमस्कार, तरुण आपको भी नमस्कार। सर ये हमारा सौभाग्य आज हम आपसे थोड़ा इंटरेक्शन कर पा रहे हैं, और ये इंटरेक्शन हमारा तरुण के माध्यम से अपना मीडिया पे भी जाएगा, बहुत लोगों को इससे बेनिफिट भी होने वाला है। सर जैसा कि आपने सारी चीजें डिस्कस की, राव साहब के यहाँ पे रिसर्च हमारी काफी एडवांस लेवल पे होती है, और बिना रिसर्च के राव साहब किसी भी चीज को प्रमाणित नहीं करते हैं। ये विद्या भवन की पद्धति रही है, विद्या भवन का एक सिस्टम रहा है। एक सर थोड़ा सा आई वुड रिक्वेस्ट यू, ये रूढ़िवादी पद्धति को छोड़ते हुए जो अब तक चलता रहा है समाज में, जैसे कुछ तरीकों से लोग विवाह डिसाइड किया करते थे, या तो गुण के मिलान के बेसिस पे, या अपने जाति के डिसाइडिंग फैक्टर के बेसिस पे, आप कुछ देश काल पात्र को कंसिडर करते हुए वुड यू लाइक टू एम्फेसिस ऑन सर्टेन पॉइंट्स की इन्हीं पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए शादी को आज के समय में डिसाइड किया जाना चाहिए? आपकी थोड़ी सी इस पे प्लीज पुट ऑन सम लाइट। देखिए, जो आजकल तो लोग खुद अपने आप चुनाव कर लेते हैं, काफी लोग जाति का, गोत्र का ध्यान कमी हो पाता है। तो पर हम कुंडली मिलान भी हो सकता है। कुंडली मिलान में क्या है कि दोनों की कुंडली समान होनी चाहिए। जो भाव मिलान होता है कि भाव मिलान भी समान होता है। अर्थ यह है कि जो आपने पाप पिछले जन्म में करे हैं, आपके पति या पत्नी ने भी वही पाप करे होने चाहिए। तो क्या होता है, उनका तोड़ निकल जाता है। ये मंगल दोष है। मंगल दोष का निवारण जो कहते हैं, काउंटरिंग मंगल दोष। मतलब अगर किसी की अष्टम भाव में मंगल दोष है, तो एक आपको तस्वीर आती है कि इसने इस तरह के कर्म करे हैं पिछले जन्म में, तो इसको ऐसे ही पति या पत्नी मिलना चाहिए जिसके अष्टम भाव में ही मंगल हो। तो क्या मंगल अष्टम भाव में शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है कि पति की मृत्यु, पत्नी की मृत्यु, पर ये तोड़ निकल जाएगा। तो जो है, हमको कुंडलियां और इसी प्रकार दशाओं को भी मिलाना चाहिए। लोग सूर्य को मिलाते हैं, शुक्र को मिलाते हैं, बृहस्पति को मिलाते हैं, कुंडली मिलाते हैं, भावों को मिलाते हैं। तो ये मिलान बहुत जरूरी है। एक यही तरीका है। ऊपर से आप ये देख सकते हैं कि कुंडली में आगे आने वाली दशाएं कैसी हैं। सबसे पहली चीज वो देखनी चाहिए। देखिए, आपका मैरिज पीरियड जो होता है 120 वर्ष की विंशोत्तरी दशा होती है। मैरिज और चिल्ड्रन का जो समय होता है वो 25 साल का होता है। तो एक तो बेसिक प्रॉमिस हो गया, जो मैंने आपको पहले बताया था कि क्या क्या देखना है बेसिक प्रॉमिस के लिए। उसके बाद आती है दशाएं क्या मिल रही हैं, और उसके बाद तीसरा ये मैचिंग मतलब एक समान होनी चाहिए कुंडलियां। तो तभी शादी चल पाएगी। नहीं तो
कहीं ना कहीं कठिनाइयां आएंगी। तो मिलाने का तरीका यही है कि समानता देखनी है। इनफैक्ट दिस वाज माय क्वेश्चन अगेन, मैं आपसे ये पूछना भी चाह रहा था कि भाव मिलान और दशा मिलान की इंपॉर्टेंस क्या है। तो आपने एक्सप्लेन किया कि भाव मिलाने से दोनों कुंडलियों की कंपैटिबिलिटी पता लगेगी और दशाओं से आगे का जीवन कैसा चलेगा तो ये पता लगेगा। आई होप जैसे आपने क्लासेस में हमें एक्सप्लेन किया है कि अगर एक की दशाएं थोड़ी खराब आ रही है, एक की दशाएं थोड़ी अच्छी आ रही है, तो शादी के अंदर एक बैलेंस बन जाता है और दोनों की आने वाली दशाएं अच्छी हैं तो बहुत ही अच्छी चल जाती है। तो दशाओं की मेरे ख्याल से यहाँ पे आप जैसा आपने बताया भी कि इम्पोर्टेंस काफी ज्यादा है। एक साथ थोड़ा कुंडली के अंदर हर्डल्स क्या नजर आते हैं जो कि शादी को दिखाते हैं कि शादी में इसमें थोड़ी परेशानी आ सकती है या शादी नहीं करनी चाहिए, शादी में रुकावटें आ सकती हैं, जरा उसके बारे में बताएं सर। देखिए, जैसे मैंने बताया, ये 6 भाव पीड़ित हैं। जैसे चौथे भाव के लिए कहा गया है कि अगर उसमें क्या है, कुटुंब का नाश हो जाता है अगर चौथा भाव बुरी तरह से पीड़ित है। 12वां भाव पीड़ित है तो विवाह नहीं होता है, छैया सुख का भाव है, बहुत पाप ग्रह है। तो इस तरह से हमको ये, और अष्टम भाव में क्या मैंने ज्यादातर अधिकतर पाया, अचानक कोई घटना घटना मृत्यु से संबंधित जो भाव है। और सप्तम भाव में डिवोर्स या मतलब सेपरेशन, ये सारी चीजें ज्यादा आती हैं। तो हर एक भाव का अलग अलग महत्व है। तो इस सारे के सारे भाव में कोई कितने पाप ग्रह हैं, चौथे और 12वें में, 7वें में, 8वें में, ये जरूर देखने चाहिए। और कितने शुभ ग्रह हैं, कितने पाप ग्रह हैं। एक रिसर्च रमा मिश्रा जी ने निकाली थी, पुस्तक भी पब्लिश करी थी, उसमें राव साहब ने बोला सरल तरीका है, आप देख लीजिए सप्तम भाव में को कितने पाप ग्रह देख रहे हैं, उससे एक अंदाजा लगा लीजिए कि विवाह किस तरह का रहेगा। और यही है कि मिलान करना जरूरी है, क्योंकि अब मान लीजिए आज के देश काल पात्र की बात आप लोगों ने करी, तो उसमें यह है कि आज में किसी अगर की कुंडली बहुत अच्छी है, किसी की इतनी अच्छी नहीं है, दशा नहीं मिल रही है, तो उसको छोड़ के चली जाएगी। जबकि पहले हमारे 200-300 साल पहले या 100 साल पहले ही ये कहा जाता है कि मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु के अलावा मतलब करेक्ट, दिस इज द एग्जांपल ऑफ देशकाल पात्र। करेक्शन, प्लीज थोड़ा सा हाँ इसे बताएं। ये है बहुत कि अच्छा पॉइंट बताया। ये है कि देखिए, अगर दोनों की समानता नहीं है तो ये है कि या तो पति या पत्नी 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 का धन लेके चली जाएगी, जो आजकल बहुत हो रहा है, उसकी दशा बहुत अच्छी है, इनकी दशा ठीक नहीं है, या कुछ ऐसा पत्नी के साथ हो जाएगा, धोखेधड़ी या कुछ। तो इसमें समानता की बहुत आवश्यकता है, चाहे स्वभाव में हो चाहे प्रारब्ध में हो, वो एक समान होने चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आई वुड रिक्वेस्ट नाउ मिस्टर तरुण, नाउ आप अपने सवाल आप सर से जरा करें तो हम लोग को सबको ज्ञान मिलेगा। प्लीज तरुण, प्लीज गो अहेड। थैंक यू सर, थैंक यू बिसारिया सर, आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए आपको चरण स्पर्श प्रणाम। एंड हम बहुत ज्यादा अच्छा इसको फील कर रहे हैं इस टाइम पे। हमने एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सीखा है डबल ट्रांजिट का, जब शनि और गुरु दोनों एक भाव को प्रभावित कर रहे होते हैं, एक भाव को एक्टिवेट कर रहे होते हैं। तो ये जो डबल ट्रांजिट इस साल सैटर्न और गुरु का हो रहा है, और ये 2022 में मैरिजेस पे क्या इफेक्ट डालेंगे? जैसे स्कॉर्पियो राशि में डबल ट्रांजिट एक्टिव हो रहा है, तो क्या क्या इफेक्ट देंगे मैरिजेस के लिए सर ये? देखिए, मैंने ये देखा है कि अब जिसका लगन पे और चंद्रमा पे निर्भर करता है, तो वहां से अगर सप्तम में हो रहा है डबल ट्रांजिट, क्योंकि शनि भी वापस आएंगे मकर में और बृहस्पति भी मीन में जाके फिर वापस आएंगे, तो बहुत लोगों का ये इम्पैक्ट होगा। तो शादियां होंगी, रिवर्सल होंगे। वक्री ग्रहों का कहा गया है कि जब वक्री ग्रह होते हैं तो रिवर्सल्स होते हैं, शादियों में बदलाव भी आएगा, शादियां भी होंगी। ये अच्छी बात है कि राहु केतु इनके साथ नहीं है। जहां राहु केतु भी शनि और बृहस्पति के साथ हो जाते हैं, वहां पे अधिकतर जो है कुछ दुर्घटनाएं होती हैं, कोई अच्छी घटनाएं नहीं होती हैं। पर राहु केतु नहीं है, तो मेरे हिसाब से अगर 2-3 साल हम लोगों ने झेला है, राहु केतु जब धनु में थे तब पेंडेमिक आया था, महामारी आ गई थी, हम लोग को सब परेशान रहे, शादियां भी 20-20 लोगों की हुई, सब जगह से परेशानी थी। तो मेरे ख्याल से एक अच्छा समय अप्रैल के बाद आएगा, जब शनि कुंभ में पहुंचेंगे और
कुछ शादियों के लिए अच्छा होगा, पर कुछ रिवर्सल्स होंगे, क्योंकि इतने वक्री जब होंगे तो रिवर्सल्स भी होते हैं। बिल्कुल सर। सर एक और चीज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो मैरिज प्रोपोजिशन या मैरिज सेलिब्रेशंस का जो राइज होगा, जो बहुत नंबर ऑफ मैरिजेस, बहुत सारी सेलिब्रेट होंगी मैरिजेस। हम हमेशा बोलते हैं कि मैरिज सीजन में लाखों शादियां हो रही हैं, तो इसमें भी हम कुछ राइज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे बहुत टाइम से लोग इसको नहीं कर रहे थे, इसको प्रॉपरली नहीं आगे से यूज कर पा रहे थे, तो इसके अंदर भी कुछ राइज दिखता है सर के बिल्कुल, और सफल विवाह होंगे, मतलब सक्सेसफुल मैरिजेस की दिशा पे हम जा रहे हैं। बिल्कुल सर, थैंक यू सर। मैं एक और चीज जानना चाहूंगा आपसे, जैसे 2022 में जो प्लैनेट्स मेजर ट्रांजिट्स कर रहे हैं, जो मेजर 3 बड़े ट्रांजिट हो रहे हैं, तो ये लोगों की लाइफ पे, लोगों की मैरिड लाइफ पे किस तरह का रोल प्ले करेंगे, किस तरह का असर डालेंगे सर? ये मैंने जैसे बताया कि जब राहु केतु भी शनि मंगल और के साथ आ जाते हैं और बृहस्पति पे चढ़ जाते हैं, तो काफी कुछ परेशानी होती है, पर ऐसा नहीं हो रहा है, तो अधिकतर अच्छा ही रहेगा। पर हर एक की कुंडली पे निर्भर करता है कि कुंडली में स्थिति क्या है, मकर में कैसे ग्रह है, कुंभ में कैसे ग्रह है, उसमें निर्भर करता है। ओके सर, एक और चीज मैं जानना चाहूंगा कि एक जैसे आजकल प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है, इसके अंदर ऐसे कौन से स्पेसिफिक पॉइंट्स हमें कंसिडर करने चाहिए जिससे हमको बहुत सक्सेसफुल मैरिजेस मिले या मैरिज रिलेटेड एरियाज में अच्छे रिजल्ट्स मिले साथ में? देखिए, एक तो ये है कि थोड़ा बहुत जो अपना स्वभाव है, मंत्र जाप करें, ये करें, तो जो पेशेंस है मैरिज में, और एक टॉलरेंस है मैरिज में, एडजस्टमेंट है मैरिज में, 3 चीजें हैं, वो आ जाएंगी। और वो आएंगी चंद्रमा की शांति के लिए, सूर्य शांति के लिए। सूर्य का मंत्र करें, गायत्री मंत्र करें, चंद्रमा का मंत्र करें, थोड़ा मेडिटेटिव पोस्चर रहे, तो एग्रेशन, एरोगेंस, ईगो, ये सब नहीं रहेगा, तो उससे एक फायदा होगा, मतलब जनरल टर्म्स में। और स्पेसिफिक हॉरोस्कोप में यह है कि कुंडली मिला के ही शादी हो, बेहतर है। अब मुहूर्त जो है, मुहूर्त तो देखिए, पराशर जी के समय मुहूर्त नहीं था। मुहूर्त, चिंतामणि, सब 300-400 साल पहले ये सब आए हैं। जो रूढ़िवादी जो आपके रिचुअल्स हैं, ये हैं, ये सब 300 साल पहले नहीं थे, तो ये अभी आए हैं। तो इनका उपाय कहाँ तक है, पर जैसे राव साहब बताते हैं, मंत्र, केवल अपने मन शांत करने के लिए मंत्र जाप करें, उससे काफी लाभ होगा। बाकी तो फिर कुंडली देख के, कुंडली मिला के, जब कुंडली में पाप ग्रहों का प्रभाव ज्यादा है, तब थोड़ा बहुत मंत्र जाप से उसको दबाया जा सकता है। ये अपनी कुंडली में देख ले, और वैसे भी मंत्र जाप करें तो लाभ होगा। थैंक यू सर। सर एक और लास्ट चीज पूछना चाहूंगा, हमारे क्लासिक्स के हिसाब से सफल विवाह के कुछ सूत्र बताइए सर, कि जो कुछ सफल विवाह के सूत्र हमको बताते हैं, कुछ सूत्र आप थोड़ा हमको बता दीजिए सर। जैसे मैंने पहले कहा, चंद्रमा से और लगन से पंचम सप्तम बली होना चाहिए, शुभ ग्रहों से प्रभावित होना चाहिए, चाहे पंचमेश है चाहे सप्तमेश है। दूसरा, शुक्र अच्छा होना चाहिए। तीसरा, मैंने आपको पहले भी बताया, जो कि उपपद जो है वो बली होना चाहिए। ये सारी चीजें देखते हुए विवाह होना चाहिए। और अगर जो समस्या दिख रही है, हर एक कुंडली में देखिए समस्या होती है, तो बैलेंस करना है, मिलाना है, वो तो एक हमारा मतलब प्रयास चलता ही रहता है कि हम इस तरह की कुंडली उपलब्ध करें, पर अब अधिकतर मिलती नहीं है, तो किस हद तक ये कुंडली मिलान हो रहा है, ये हमको देखना है। एक छोटा सा सवाल मेरा यहाँ पर था, तरुण ने, जस्ट लेट मी हैव वन मोर क्वेश्चन सर। जैसा कि 2022 थोड़ा सा पॉजिटिव नजर आ रहा है, क्योंकि प्लैनेट्स भी मूव हो रहे हैं और थोड़ा पेंडेमिक इज गोइंग टुवर्ड्स डाउनवर्ड। अब थोड़ा सा जैसा लग रहा है कि ओमिक्रॉन कम होगा और थोड़ा पेंडेमिक हटेगा, थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस कम होंगी, तो लोगों ने शादियां काफी पक्की की हैं। तो शादी फिक्स करने का और शादी के होने के समय में ये प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस में इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा रहती है, या लोग, जैसे कई बार मैंने देखा है कि लोग अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से शादियां फिक्स कर रहे हैं कि अब सिचुएशन ऐसी है तो जो समय मिल रहा है प्लीज कर लें, और होटल एंड बैंक्वेट हॉल्स एंड जहाँ जहाँ सेलिब्रेशंस होते हैं वो लोग भी लोगों को पैम्पर कर रहे हैं कि नहीं नहीं कुछ नहीं होता। तो थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा इंडिकेट करें सर, this will be beneficial for every common man, कि गोचर एंड प्लैनेट ट्रांजिशन, ये जो प्लैनेट्स का ट्रांजिट होता है, इसकी कितनी इंपॉर्टेंस रहती है एक शादी के होने में? देखिए, अगर
हम बात करें तो हम केवल ये देख सकते हैं कि 4-8-12 में गोचर का चंद्रमा नहीं है हमारे जन्मकालीन चंद्रमा से, तो एक ये मुहूर्त मिल जाता है। पर जो अगर आप पूरा मुहूर्त, चिंतामणि मुहूर्त, पारिजात, ये सब देखने जाएंगे तो विवाह के सब समय देखिए 11 तिथियों में केवल विवाह होता है, 2 महीने खर मास में नहीं होता, हरि शयन में नहीं होता। शुक्र जैसे अगले 3 महीने पीड़ित है, या तो पापकर्तरी में है या फिर अस्त है। आज के दिन तो पूरा अस्त है, कल पूरा अस्त था। और फिर राहु केतु के बीच में राहु के साथ आ रहा है, तो इस तरह से शुक्र का भी देखा जाता है। देखिए शुक्र तो कारक हो गया, तो पर इसका कितना महत्व है, पर इंडिविजुअल अपने एक व्यक्तिगत तौर पे आप ये इतना तो देख लीजिए कि 4-8-12 में चंद्रमा ना हो गोचर का जिस दिन, और 3-5-7 में नक्षत्र में, जन्मकालीन नक्षत्र से कोई पाप ग्रह ना, ये चंद्रमा जन्म का गोचर का ना हो, तो उस समय विवाह हो सकता है। जोशी, जो हमारे के जोशी जी जिन्होंने पुस्तक लिखी की है, वो हमेशा यही कहते हैं कि ये आप चंद्र शुद्धि, नक्षत्र शुद्धि कर लीजिए, फिर आप कर सकते हैं। अब जैसे दक्षिण भारत में खर मास को मानते नहीं है, कुछ काफी जगह हरि शयन को नहीं मानते हैं। हमारे 6 महीने तो यहाँ पे उत्तर भारत में इसीलिए में निकल जाते हैं जी। पर यह है कि अपने कुंडली में चंद्रमा को मिला लीजिए, और शुक्र का जरूर देखना चाहिए, क्योंकि शुक्र कारक है। चंद्र और शुक्र का ध्यान रखना चाहिए, और फिर विवाह आप कर सकते हैं। एक मतलब फॉरवर्ड, एक मतलब तौर तरीके को थोड़ा भूल के कुछ ना कुछ इस तरह का कर सकते हैं। सर, जैसी हमारे पास जानकारी है कि आपने काफी ट्रैवल किया है ज्योतिष क्लासेस के लिए, रशिया, ताइवान, सिंगापुर और जापान में, तो सर मैं एक ओवरव्यू वो चाहूंगा कि जो उन लोगों का शादी का पैटर्न है, वो हमारा हिंदुस्तानी पैटर्न है शादी का, उससे किस प्रकार थोड़ा सा अलग है। क्योंकि देश काल पात्र की बात करें तो कहीं विदेशों में एक से ज्यादा शादियां भी हो रही हैं, लड़के हो चाहे लड़की हो। इंडिया में थोड़ा सा अभी भी वो ट्रेडिशनल हम मानते हैं। तो सर इस पे मैं एक आपका नजरिया चाहूंगा कि विदेशों में आप रहे हैं, काफी आप लोगों ने डिस्कस किया है, रिसर्च किया है, तो उसमें वो क्या सोचते हैं भारतीय शादी को लेकर और अपनी शादी को लेकर। देखिए, राव साहब भी अमेरिका गए, ये गए, तो राव साहब की बात बताता हूँ। राव साहब ने बोला कि अमेरिका में घर जो है नरक है और बाहर स्वर्ग है। अच्छा। भारत में घर नरक, बाहर नरक है, घर स्वर्ग है। ये अंतर है, और ये मैंने भी महसूस किया। इतनी तबाही हो गई है वहां पे। 2-2, 3-3 शादियां हो गई है, कोई किसी का बच्चा लेके बैठा है, कोई किसी का बच्चा लेके बैठा है। चाहे जापान हो, चाहे रशिया हो, चाहे अमेरिका हो, सब जगह डिवोर्स रेट बहुत बढ़ गया है। तो उनके जो मेंटल जो है वो नर्क है बिल्कुल। तो जो हम थोड़ा बहुत ट्रेडिशन, अपना परंपरा को लेके बैठे हुए, उसमें हम लोग को मानसिक तौर पे बहुत स्थिर हैं, सुखी हैं हम, जो कि वो लोग नहीं है। और वो लोग भी अब हमारा, जो जितने लोग ज्योतिष में, भारतीय ज्योतिष में रुचि रखते हैं, वो विवाह भी करना चाहते हैं हमारी मुहूर्त समझ के। आपके मुहूर्त में कैसे होती है, आप मुहूर्त कैसे निकालते हैं जिससे विवाह चले, ये सारी बातें पूछते। मैं गया था जापान में, मैंने उनको बोला कि चलिए आपको क्या करना है, विवाह करना है, चलिए इस तरह से मुहूर्त निकालते हैं। चंद्रमा आपका कहाँ पे है, लगन कहाँ पे, तो कहते हैं हम सब मानेंगे, विवाह चलना चाहिए, बिल्कुल, चाहे हरि शयन हो चाहे खर मास हो, हम सब मानने को दिए। तो सर आप ये कहना चाहते हैं कि जो हमारे शास्त्रीय नियम 8 प्रकार के विवाह हैं, वो पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं। देखिए, जो 8 प्रकार के विवाह हैं मनुस्मृति में दिए गए हैं, हाँ सर, उसमें जो है वो उस तरह की समाज जो था, जिसमें जरूरत थी, तो उनको नाम दे दिया। जैसे पिशाच में बोला कि आपने किसी धोखाधड़ी करी है किसी के साथ, तो आप उससे विवाह करना पड़ेगा। मतलब आपको जेल में बंद कर देंगे, सजा दे देंगे, वह उससे विवाह करना पड़ेगा, क्योंकि उसको तो बर्बाद कर दिया आपने। राक्षस विवाह, कि वो राक्षस, आप किसी को उठा के ले जाएंगे, किडनैप कर लिया,
तो विवाह उसको राक्षस विवाह कह देते थे, दैव विवाह कहते थे, जैसे मंदिरों में लड़कियों को पंडितों को दे दिया, विवाह शादी नहीं हो रही, या तो उसको हम, तो इस तरह के जो 8 विवाह हैं जी, ये सब उस समय के समाज की जरूरत के अनुसार उनके नाम रखे गए थे। और आजकल भी किसी ना किसी तरीके से इस तरह के विवाह हमको मिल सकते हैं। जी सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारी तरफ से तो काफी क्वेश्चंस हमने किए हैं। अगर आप इसमें कुछ कंक्लूड करना चाहें, कुछ और एडिशनल करना चाहें, तो सर आपका स्वागत है, और फिर हम आगे बढ़ेंगे सर। नहीं, मैं तो यही कहूंगा कि देखिए ये सारी चीजें हैं हमारे सामने, 30 साल का अनुभव है मेरे सामने, राव साहब की ने दिशाएं दी हैं, और इसको हमको इन चीजों को स्थापित करने के लिए और रिसर्च करने की जरूरत है। जी सर। रिसर्च का कोई अंत नहीं है, जैसे मैंने बताया कि जब जब कोई नई कुंडली आती है तो नई चीजें निकलती हैं। निश्चित रूप से सर। और जब हम एक कलेक्टिव सामूहिक रिसर्च करते हैं, जैसे हम भारतीय विद्या भवन में करते हैं, उन्हीं से ये सारी चीजें निकलेंगी, इनका हल होगा। नहीं तो जैसे आज मैंने बताया जीवनसाथी.com में आपको एक स्कोर दे दिया जाता है, ईमेल आ जाती है, व्हाट्सएप मैसेज आ जाता है, आजकल वो प्रचलित है, चाहे इंडिया में नहीं, भारत में नहीं, पूरे विश्व भर में, जो कि गलत है बिल्कुल। इसमें कितने, तो इसमें हमको रिसर्च करनी चाहिए, पब्लिकेशंस करने चाहिए और स्थापित करना चाहिए जो गलत है जो ठीक है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके समय के लिए धन्यवाद शर्मा जी, और धन्यवाद तरुण जी। किसी नए विषय के साथ सर आपके पास एक बार हम दोबारा आएंगे, और हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस तरह के सेशंस राव साहब की रिसर्च और आपके एफर्ट्स और आपकी वैल्यूएबल नॉलेज के बेसिस पे हम एक परंपरा शुरू कर रहे हैं। हम लोगों ने एक छोटा सा अपना सेटअप, हम 3 लोग कोशिश करेंगे कि जितना अच्छा हो सके दर्शकों के लिए और श्रोताओं के लिए ज्यादा से ज्यादा ज्योतिष से जुड़े हुए टॉपिक्स को क्रिएट करके उनके ऊपर आपकी रिसर्च से आपके पॉइंट्स को लेकर हम इस तरह की कुछ क्रिएशंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपका हमें सपोर्ट चाहिए होगा, एंड आपकी वैल्यूएबल नॉलेज को हम आगे कोशिश करेंगे कि आगे उसका प्रचार प्रसार हो। जैसा कि राव साहब हमेशा चाहते हैं रिसर्च बेस्ड ज्योतिष होनी चाहिए, तो वी वुड आल्सो रिक्वेस्ट एवरीवन टू हैव रिसर्च बेस्ड ज्योतिष, जिसे कि देश काल पात्र को कंसिडर करते हुए और एक सामाजिक रूप से ज्योतिष को करें, ना तो थ्योरेटिकल हो और नॉट ओनली बिल्कुल ही अंधविश्वासी ज्योतिष हो। तो सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर टुडेज टाइम, एंड थैंक यू राजदीप आपका भी और तरुण जी आपका भी। हम फ्यूचर में फिर इसी तरह से मिलते रहेंगे और ज्योतिष के ऊपर नए नए टॉपिक्स लाते रहेंगे। मेरा सपोर्ट है, जरूर। थैंक यू सो मच सर। इसको बहुत प्रैक्टिकल और बहुत सिंपल अप्रोच से हम एक सबका बेनिफिट करेंगे, आपके योगदान से, आपके ब्लेसिंग से। आप थैंक यू सो मच सर। थैंक यू राजदीप जी, थैंक यू शर्मा सर। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार।